अच्छा, अभी तक हमने क्या सीख लिया कि रिवाइज अगर कर लें, 2-3 चीज़ें सीखी हैं, मैं रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि वेरिएबल बनाने का अंदाज, एक तो हमने num1 सीधा सीधा दिया 10 वैल्यू, फिर num1 20 वैल्यू दे सकते हैं, ऐसे ही है। अच्छा, अगर हमें एट द सेम लाइन में दोनों वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है तो पाइथन हमें एक ऑप्शन देता है इससे उल्ट कि मैं num3 और num4 को एट द सेम लेवल मल्टीपल वैल्यू साइन कर सकता हूँ। तो num3, num4 10 मे बी 30 एंड 40, ये मैंने साइन कर दिया। अगर आपने कोई ऐसे वेरिएबल बनाने हैं कि 2-3 वेरिएबल की सेम वैल्यू, एक ही वैल्यू सेट करनी है, तो मल्टी असाइन वो भी ऑप्शन दे रहा है, लाइक ए बी सी तीनों को एक ही वैल्यू देनी है, डेट इज 10। तो ए बी सी इक्वल टू 10, तो होगा क्या कि सी की वैल्यू को वो 10 रखेगा, फिर उसको वो बी को साइन कर देगा, बी को वो ए को साइन कर देगा। और इस कॉमा से तो उसको पता लग रहा है कि 30 उसने num3 में डालनी है और 40 उसने num4 में डालनी है। फिर उसके बाद हमने देखा है कि हमारे पास जो है 2 नंबर का हम एक्सपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे? num1 मल्टीप्लाई बाय डबल स्टेरिक num2। तो इससे क्या होगा, 2 नंबर का एक्सपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब 2 का अगर हम 3 से एक्सपोनेंट कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। तो अगर मैं उसको प्रिंट करूं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 8। तो अगर मैं टर्मिनल में इसका रिजल्ट देखूं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 8। इसी तरह जिस तरह एक्सपोनेंट कैलकुलेट किया है, इसी तरह हम फ्लोर डिवीजन कर सकते हैं। किसी नंबर 1 को 2 टाइम डिवीजन करके num2 के साथ, वो हमारे पास ऑप्शन है। तो इसमें रिजल्ट क्या सेव होगा? फ्लोर डिवीजन, यानी कि डॉट पॉइंट के बाद जितने पॉइंट वैल्यू आएगा डिवीजन करने के बाद वो इग्नोर हो जाएगा। सिंपली फ्लोर डिवीजन ये काम कर रहा है। तो वो वैल्यू इग्नोर करके जो भी वैल्यू बन रही है वो हमारे पास आ जाएगी। रिजल्ट 1 को अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो चूंकि वो 0 पॉइंट समथिंग आया था तो उसने फ्लोर डिवीजन करके 0 कर दिया। अगर मैं फ्लोर डिवीजन ख़त्म कर दूँ तो 0.66 वो नंबर आ रहा है। जैसे फ्लोर डिवीजन लगाऊंगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर बड़ी वैल्यू करेंगे, लाइक 10 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर हमने देखा कि हमारे पास जिस तरह ये, अब हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर टोटल कितने बन गए हैं? 7। कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस एंड एक्सपोनेंट। अगर हम उन सबको एट द सेम लेवल पे लगा देंगे तो क्या होगा? जस्ट लाइक हमने यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू 10 मल्टीप्लिकेशन 2 एंड देन उसके बाद एक्सपोनेंट 5 और -1 डिवीजन 3 मे बी 3 और उसके बाद +5 ये करेंगे तो इस केस में, और मॉडुलस 3। तो अगर ये केस करेंगे तो उसमें ये वाला रूल अप्लाई होगा। उसमें क्या है, सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होंगी, फिर एक्सपोनेंट सॉल्व होगा और उसके बाद फॉर यानी कि डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलस का एक लेवल है, ये सॉल्व होगा, या फिर उसके बाद प्लस माइनस सॉल्व होगा, उससे फिर हमारी एक एक्सप्रेशन का रिजल्ट बन जाएगा। तो यहाँ तक अगर किसी को समझ ना आई हो, ऑल गुड? अरिथमेटिक ऑपरेटर डन। अब अगली कैटेगरी जो है हमारे पास ऑपरेटर की, वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो जिस तरह, चूंकि हमें पता है कि पाइथन के अंदर, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ सारे जितने भी मेरे पास कोड किया था ताकि फर्दर आप लोग यूज़ कर सको इसको। जितने भी पाइथन के अंदर जब हम कोई वेरिएबल असाइन करते हैं, जस्ट लाइक num इक्वल टू 10, तो ये इक्वल टू का ऑपरेटर हमारे पास असाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि इक्वल टू के राइट पे चाहे कोई सिंगल वैल्यू है या कोई एक्सप्रेशन है, पहले वो सॉल्व होगी, उसका जो भी आंसर आएगा वो वेरिएबल में असाइन होगा। ये ऑप्शन हमें देता है कौन? असाइनमेंट ऑपरेटर। सही है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो सिंगल मैथ के अंदर इक्वल टू ऑपरेटर है, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि हम
रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं जो मैथ वाला इक्वल टू ऑपरेटर है उसको यूज करके। लेट्स सपोज मेरे पास num1 है 10 और मैं बोलता हूँ num2 20, मैं बोलता हूँ num1 डबल इक्वल टू num2। तो अब ये एक ऐसा कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर है जो मैथ के अंदर एक्चुअल कंपैरिजन करता है। तो मैथ में चूंकि एक सिंगल इक्वल टू ये काम करता है, लेकिन प्रोग्रामिंग में सिंगल इक्वल टू का मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पे भी कौन सा ऑपरेटर यूज होगा? डबल इक्वल टू। सही है। तो डबल इक्वल टू का मतलब है कंपेयर करना। तो आप लोग बताएं मुझे कि अगर मैं रिजल्ट को प्रिंट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? फॉल्स। वो फॉल्स क्यों आएगा? क्योंकि num1 num2 के इक्वल नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इक्वल है। तो चूंकि वो इक्वल नहीं है तो वो हमें क्या प्रोड्यूस कर रहा है? फॉल्स प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, अब ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट बन गई है। अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर प्लस माइनस डिवीजन के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर देंगे, या कंपैरिजन ऑपरेटर में से एक हमने पढ़ा है इक्वल टू ऑपरेटर, तो वो एक्सप्रेशन स्टेटमेंट बन जाएगी और स्टेटमेंट का आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में आएगा, बुलियन में आएगा। देखो ना, स्टेटमेंट या ठीक होती है या गलत होती है। एक्सप्रेशन के कोई आंसर्स आते हैं, वो कैलकुलेट होती है, उसका कोई रिजल्ट बनता है 0 1 200 200 1000, लेकिन स्टेटमेंट के कोई आंसर नहीं बनते। वो क्या होती है? ट्रू या फॉल्स। स्टेटमेंट हमेशा क्या होती है? अगर मैं इसके साथ लिख देता हूं +10, अब +10 करें, -5 करें, फिर +5 कर दें, ये सारी चीजें, तो इससे क्या होता है? ये कैलकुलेट होती है ना, क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे लिखी है, इन सब ने कैलकुलेट होना है। अब अगर ये नॉर्मली मैंने ये खत्म करके यहाँ पे कोई भी वैल्यू वैसे लिखूं तो ये सब कैलकुलेशन हो गई, इसका कोई डिजिटल नंबर रिजल्ट बनता है, कोई कैलकुलेशन का कोई रिजल्ट आता है 10 20 30 100 200 1000। लेकिन अगर एक भी कंपैरिजन ऑपरेटर आ गया ना इस सारे प्रोसेस में, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ट्रू या फॉल्स। मेरी बात समझ आ रही है? अगर पूरी एक कॉम्प्लेक्स, जिस तरह हमने पहले एक कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट लिखी थी, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन लिखी थी, उसमें अगर मैं एक भी कंपैरिजन ऑपरेटर लगा देता तो आंसर हमेशा क्या आना था? जिस तरह हम पहले कितना कंफ्यूज हो रहे थे ना कि 0.25 प्रोड्यूस होगा या 1 प्रोड्यूस होगा, 10 प्रोड्यूस होगा, 25, फिर वो कंफ्यूजन खत्म हो जाती। फिर हमारी कंफ्यूजन सिर्फ दो चीजों में बचती कि आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो अब मैंने जो भी कैलकुलेशंस लिखी हैं वो कैलकुलेट होने के बाद आंसर ट्रू या फॉल्स में आएगा। हालांकि हमने कैलकुलेशन ज्यादा लिखी हैं, लेकिन आंसर स्टिल ट्रू या फॉल्स के अंदर बन रहा है। बात समझ आ रही है? तो अगर हमने एक भी कंपैरिजन ऑपरेटर बीच में लिख दिया है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स। सही है। अच्छा, अब कंपैरिजन ऑपरेटर में एक ऑपरेटर हमने डिस्कस किया है, दैट इज कॉल्ड इक्वल टू ऑपरेटर। तो मैथमेटिकल में जो एक्चुअल इक्वल टू ऑपरेटर है, प्रोग्रामिंग में वो डबल इक्वल टू ऑपरेटर है। तो अगर 2 दफा इक्वल आ जाएगा तो समझो ये इक्वल है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि 10 20 के इक्वल है, तो क्या ये बात ठीक है या गलत है? गलत है। मैंने बोला ना, जब स्टेटमेंट बन जाएगी तो बात ठीक या गलत में 2 ही केसेस हैं। एक्सप्रेशन में मल्टीपल केसेस हो सकते हैं कि क्या वैल्यू कैलकुलेट होगी, लेकिन नॉर्मल रिजल्ट में जस्ट आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स, इसके अलावा कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो जब आंसर कोई नहीं आ रहा तो उसको हम खत्म कर देंगे। तो अब अगर मैं ये बोलूं कि हमारे पास num2 और num1 + 10 डबल इक्वल टू num2, तो क्या होगा? कैसे? num किसके इक्वल है? 10 के, और num2 20 के, और 10 और 10 आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस, और इन दोनों का आपस में क्या होगा? कंपैरिजन, तो वो क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे। सही है। तो लेकिन बात समझने की ये है कि मैं जितना भी कॉम्प्लेक्स, इसमें मैं 50 अर्थमेटिक ऑपरेटर लगा दूं, 50 अर्थमेटिक, प्लस माइनस एक्सपोनेंट मॉडुलस फ्लोर डिवीजन जितने भी लगा दूं, एक भी कहीं पे लगा दिया ना रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर, उससे आंसर हमेशा क्या आएगा? ट्रू और फॉल्स। उसमें कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी फिर कि वैल्यू क्या बनेगी,
उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसकी या वैल्यू ट्रू बनेगी या वैल्यू फॉल्स बनेगी। तो जो भी वैल्यू बनेगी वो मैं इसके अंदर सेट कर रहा हूं। तो इसकी वैल्यू ट्रू बन रही है, वो इस वेरिएबल में जा रही है, वो मैं यहां पे डिस्प्ले कर रहा हूं। सही है। तो इस वक्त इस रिजल्ट के वेरिएबल की टाइप क्या है? बुलियन। क्यों बुलियन है? अगर आप देखो ना यहाँ पे ये रिजल्ट टाइप बता रहा है, तो इसकी टाइप क्या है? बुलियन। तो ये बुलियन टाइप का वेरिएबल है, तो उसकी टाइप बुलियन है, उसके अंदर मैं कुछ भी बुलियन सेव कर सकता हूं। आप टाइप भी वेरिएबल की डिफाइन कर सकते हो, कॉलन लगा के स्टैटिक टाइप अगर आप डिफाइन करना चाहें बुलियन बुल। इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या चीज सेव होने वाली है। और इतना मैं कंफिडेंट क्यों हूं? क्योंकि मैंने एक कंपैरिजन ऑपरेटर लगा दिया, इसलिए मैं कंफिडेंट हूं कि इसके अंदर क्या आएगा? बुलियन वैल्यू आएगी। तो किसी भी वेरिएबल के साथ कॉलन लगा के स्टैटिक टाइप भी डिफाइन की जा सकती है, लेकिन पाइथन जो है ना वो स्टैटिक टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता बाय डिफॉल्ट। हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर स्टिल हम कोई नंबर भी प्रोड्यूस करके सेव कर सकते हैं, ये स्टिल अभी वैलिड है। अभी ये बुलियन नहीं आएगा, कोई और नंबर होगा इसमें, लेकिन फिर भी कोई एरर हमें नहीं आएगा, क्योंकि पाइथन जो है ना वो स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज नहीं है, वो मतलब हम उसमें स्टैटिक टाइपिंग नहीं दे सकते। लेकिन इसकी एक और लाइब्रेरी है मायपाई करके, जिसके अंदर हम इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, फिर वो स्टैटिक टाइपिंग के अंदर ही काम करेगा। स्टैटिक टाइपिंग क्यों करनी है वो मैंने डिस्कस किया था कि जैसे हम कोई सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं या बिल कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें एरर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। खैर अल्टीमेट जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में कंपैरिजन एक भी ऑपरेटर आ गया तो आंसर विल बी बुलियन, ट्रू और फॉल्स। तो उसका आंसर जो है हमारे पास बुलियन तस्वर होगा या बुलियन बन जाएगा। अच्छा, हम किसी भी वेरिएबल की टाइप भी देख सकते हैं। वो कैसे कि हमारे पास एक टाइप करके कीवर्ड है या फंक्शन है, उसके अंदर हमें उसको डालना है वेरिएबल को। लाइक अगर आपने ऐसे नहीं करना तो हम इसको एक और टाइप करके वेरिएबल बना लें या टाइप रिजल्ट उसको प्रिंट करा लें। तो उससे क्या होगा, हमारे पास रिजल्ट की टाइप क्या आएगी, इसमें क्या सेव होगा? बुलियन। तो बुलियन हमारे पास स्क्रीन में आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, बुल। इसकी टाइप यानी कि बुलियन है, हम चेक कर सकते हैं। तो अल्टीमेट आपको जो इंपॉर्टेंट बात अंडरस्टैंडिंग करने वाली है कि कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा बुलियन रिजल्ट शेयर करेंगे। सही। तो इक्वल टू ऑपरेटर का समझ आ गया, क्योंकि दो नंबर आपस में इक्वल टू हैं तो उनको इक्वल टू ऑपरेटर करेंगे। अच्छा, नॉट इक्वल टू हैं तो वो क्या करेगा? अभी आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो इक्वल है और हम क्या कह रहे हैं? नॉट इक्वल है। अब नंबर 2 और नंबर 10 प्लस 10 नॉट इक्वल टू नंबर 20, तो प्लस 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 20। 20 इक्वल टू 20 है और हम कह रहे हैं नहीं है इक्वल। बात हमारी क्या है? गलत। जब हमारी बात गलत है तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ऐसे। अच्छा, ये जो प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा लॉजिकल ऑपरेटर है, जो सबसे ज़्यादा ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं वो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। हम क्योंकि इसकी बेस पे हम देखो किसी चीज़ की किसी स्टेटमेंट को ट्रू फॉल्स कह रहे हैं। लाइक अगर जितने भी सिनेरियोज देखें, मैंने किसी को मैसेज सेंड किया, वो गया या नहीं, ट्रू या फॉल्स। मैंने लॉगिन करने की ट्राई की, लॉगिन हुआ या नहीं, एरर आया या नहीं। तो हमेशा ज्यादातर हम स्टेटमेंट्स में खेलते हैं, ये काम हुआ है या नहीं हुआ, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है। ज्यादातर हम इसी में यानी कि हमारा ज्यादा जो प्रोग्रामिंग में काम हो रहा होता है वो ट्रू फॉल्स में ही हो रहा होता है कि ये ट्रू है ये फॉल्स है। अगर ये हो गया, अगर मतलब हमारी कंपैरिजन में ट्रू आ रहा है या नहीं, अगर कंपैरिजन में ट्रू आ रहा है तो अगर ट्रू है, अगर कंपैरिजन में ट्रू नहीं आ रहा तो अगर ट्रू नहीं है। अच्छा, ये कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया हमारे पास नॉट इक्वल टू। अब हमने दो कंपैरिजन ऑपरेटर डिस्कस कर लिए हैं, एक इक्वल टू और दूसरा नॉट इक्वल टू। सही है। अब तीसरा ऑपरेटर है हमारे पास ग्रेटर देन। मैं ये कहता हूं कि अब मेरी स्टेटमेंट ट्रू है या गलत है। अगर मैं कर दूं 20, क्या हो जाएगा? num1 क्या है? num1 प्लस 20
30, तो 30 ग्रेटर देन 20, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। सही है। अच्छा, हम एक साथ एक से ज्यादा ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक मैं उसको कह सकता हूं कि +5 और डबल इक्वल टू num1 एंड नॉट इक्वल टू num2, तो क्या होगा? एक चीज तो क्लियर है, ट्रू आएगा या, क्योंकि मैंने कहा था एटलीस्ट एक हो, अब तो एक से ज्यादा है तो फिर तो फॉर श्योर ट्रू या फॉल्स आने वाला है, कोई नंबर और तो आएगा नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, इसको कैसे फाइंड करें? तो इसमें थोड़ा खेलना पड़ेगा। यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर आपस में मिलके भी चल सकते हैं, लेकिन फिर जो जीतेगा वो कंपैरिजन ऑपरेटर है, क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा ट्रू फॉल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो आंसर हमेशा ट्रू फॉल्स ही आने वाला है। अच्छा, अब क्या होगा? पहले तो अरिथमेटिक ऑपरेटर सारे सोल्व हो जाएंगे ना, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर पहले सोल्व करें, वो क्या होंगे? मतलब कंपैरिजन तो बाद में होने शुरू होंगे ना, पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर सोल्व हो जाएंगे पहले सारे। तो पहले सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर सोल्व करें तो क्या आंसर आएगा? इसका फॉल्स आता है। कितने लोग कह रहे हैं फॉल्स आएगा? कितने लोग कह रहे हैं ट्रू आएगा? जो कुछ भी नहीं कह रहे, भाई दो ही केसेस हैं, तो किसी में तो हाथ खड़ा करो, तब कोई तो चांसेस होंगे ना जीतने के। मतलब दो तो अलावा तो कुछ आ ही नहीं रहा। ट्रू कितने लोग कह रहे हैं? और फॉल्स? और जो कुछ भी नहीं कह रहे? भाई तीसरा केस तो है ही नहीं। अच्छा, कैसे आया फॉल्स? जिन्होंने फॉल्स बोला था तुक्का मारा है या कैसे? अब यहाँ पे क्या बनेगा? 30, फिर num2 20, फिर कितना हो गया? सॉरी 25 था, 35 नहीं था। फिर num1 की जगह पे क्या आएगा? 10, और इसकी जगह पे 20, और ये अच्छा ये ट्रू है। फिर अच्छा, अब ये दोनों आपस में क्या हैं? फॉल्स हैं। तो अब एक भी फॉल्स आ गया तो सारे फॉल्स ही होंगे ना, बाय डिफॉल्ट सारे फॉल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पे अभी कोई ऐसा ऑपरेटर तो है नहीं कि जिसने डिसीजन लेना है कि ट्रू फॉल्स वो, तो अभी तो हम सिर्फ कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, तो कंपैरिजन में तो एक भी गलत हो गया तो सारे ही गलत हो गए। सही है। तो इस तरह ये अच्छा हो गया हमारा। अभी हमने तीन ऑपरेटर पढ़ लिए। इक्वल टू ऑपरेटर के लिए कौन सा साइन यूज होता है? डबल इक्वल टू। और नॉट इक्वल टू सही है। और ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन साइन सही है। इसी तरह जिस तरह ग्रेटर देन साइन है, इसी तरह हमारे पास जो है वो लेस देन साइन भी एग्जिस्ट करता है। सही है। अच्छा, उसके बाद ये ऑप्शन आ गया, ये ट्रू ठीक है। कैसे? num1 num2 से छोटा है, जो कि बात सच है। अगर मैं num2 को कह दूं कि num1 से छोटा है तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आएगा? क्योंकि num2 जो है वो num1 से बड़ा है, छोटा नहीं है, तो इसलिए फॉल्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये चीज आ गई। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो अगर मैं ये बोलूं कि इन दोनों को कर दूं 20-20, तो अब ये ठीक बात है या गलत बात है? कि देखो वो छोटा तो नहीं है ना ही बड़ा है, दोनों आपस में क्या है? इक्वल हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि num2 या तो छोटा हो या इक्वल हो, तो आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू आएगा। अगर लाइक मैं कहता हूं कि 19, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा ना, क्योंकि लेस देन इक्वल टू, तो 19 लेस देन है किससे?
20 से आर वाला स्टेटमेंट अप्लाई हो रहा है कि अगर num2 छोटा है num1 से तो ट्रू आएगा, या दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर इक्वल वाला केस में मैं ये खत्म कर देता हूं तो अब आंसर क्या आएगा? अब क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से छोटे नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। उस केस को मैं कैसे टैकल करूंगा? इक्वल टू के केस से। अच्छा, अब अगर ये इक्वल टू का केस हो गया, अब इसके अल्टरनेटिव मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू भी है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब है कि या नंबर बड़ा होगा या बराबर होगा। दोनों केसेस में क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो इस वक्त क्या आंसर आना चाहिए? ट्रू। और अगर मैं इसको कर दूं 18 तो क्या आएगा? क्योंकि दोनों कंडीशनें गलत हो गई, ना ये बराबर है ना ये बड़ा है, तो गलत है, तो फॉल्स आ गया। अब अगर मैं इसको 25 कर दूं फिर भी क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। क्यों भला? बराबर भी है और बड़ा, दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं, तो एक भी ट्रू हो रहा है तो ट्रू ही है। सही है। तो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन के दोनों में कोई मसला, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। अच्छा, अब इन ऑपरेटर के साथ जैसे मैंने लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया था, उसके साथ मैं कह सकता हूं कि +25। तो अब क्या आएगा आंसर? num1 क्या है? 20। 20 + 25 क्या है? इक्वल कहां से है? इक्वल का साइन है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। नहीं, अब तो वैसे ही बता दिया ना आपको। सही है। तो 25, तो इसमें क्या आएगा? फॉल्स आएगा। सही है। क्यों फॉल्स आएगा? क्योंकि ये नंबर आपस में, इसको सम किया और आपस में कंपेयर किया तो वो बात बन जाएगी। तो हमने क्या सीखा कि हमारे पास 5 किस्म के डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। कौन कौन से? इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन एंड ग्रेटर देन। तो ये 5 से 6 बनते हैं जो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। और ये अर्थमेटिक ऑपरेटर से सम होके भी चल सकते हैं, लेकिन जब भी कंपैरिजन ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर आपस में सम होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स। रिजल्ट हमेशा बुलियन आएगा। लेकिन अगर आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर सिर्फ आप लगाते हो मल्टीपल एक ही लाइन में, तो फिर आपका रिजल्ट कुछ ना कुछ इंटीजर वैल्यू प्रोड्यूस, मतलब कोई ना कोई नंबर प्रोड्यूस होगा। वो 10 हो सकता है, 20, 100, 100 समथिंग। लेकिन अगर एक भी कंपैरिजन ऑपरेटर आ गया तो आंसर हमेशा क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स। हमेशा आंसर ट्रू या फॉल्स आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम सीख लेते हैं, ये हमने ये भी कंपैरिजन ऑपरेटर भी सीख लिए। अब हम जाएंगे लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर। सही है। अच्छा जी, लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर एंड और नोट। अच्छा, एंड बाकी प्रोग्रामिंग के अंदर एंड का ऑपरेटर वो इधर बना होता है 7 के ऊपर, वो होता है। लेकिन यहाँ पे पाइथन में हम एंड को एंड लिखते हैं। मैं ये बोलूँगा num2 अगर ग्रेटर देन है और num2 हाँ जी, और के लेफ्ट पे एक स्टेटमेंट बन रही है और के राइट पे एक स्टेटमेंट बन रही है। और एक ऐसा सिंबल है जिसके अंदर एक साइड पे भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो तो आंसर ट्रू आता है। लाइक हमने ये मैं उसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने, ट्रू और ट्रू एंड ट्रू आंसर क्या होता है? ट्रू। और ट्रू एंड फॉल्स आंसर क्या आता है? ट्रू। और आर का केस हम डिस्कस कर रहे हैं। और फिर फॉल्स एंड ट्रू आंसर क्या आता है? ट्रू। फॉल्स एंड फॉल्स आंसर क्या आता है? फॉल्स।
तो ये एक टेबल है जो हम अक्सर फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं कि ट्रू को ट्रू से करें कंबाइन तो ट्रू आंसर आता है और के केस में, और ट्रू को अगर हम फॉल्स से करें तो ट्रू आएगा, फॉल्स को ट्रू के साथ करें फिर भी ट्रू आएगा, और फॉल्स को फॉल्स के साथ करें फिर भी ट्रू आएगा, सॉरी फॉल्स आएगा। तो अब चूंकि num2 num1 से बड़ा है या छोटा है, num2 num1 से बड़ा है तो ट्रू आ रहा है, सॉरी इसमें t बड़ा होता है ना थोड़ा, और num1 प्लस कितना बन रहा है 10, और 10 10 से बड़ा है तो फिर भी ट्रू है, एक ऐड किया हुआ तो दोनों ट्रू हो गए, तो ट्रू ट्रू आपस में ट्रू आ गया, तो इसलिए फाइनल आंसर क्या बन गया, ट्रू बन गया। तो ये, और लेकिन जो सीखने वाली बात है वो ये है पाइथन के अंदर और को और के ऑपरेटर के लिए OR ये यूज करना है, ये वाला साइन, मतलब इसमें कोई ये इंग्लिश वाले कैरेक्टर यूज करने हैं, और इसमें वो पाइपलाइन वाला, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस के अंदर जो और के लिए हम साइन यूज करते हैं वो ये पाइपलाइन है, ये मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में आपको ये मिलेगी, लेकिन पाइथन के अंदर ये इंग्लिश वाला और है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना। यानी कि लॉजिकल जो ऑपरेटर हैं पाइथन के अंदर वो कैरेक्टर के साथ डिफाइन होते हैं, एंड को एंड बोलते हैं, आर को आर बोलते हैं, सो ऑन। अच्छा, अब इसी तरह अगर और का हमने बनाया, अगर मैं इसी तरह बनाऊं एंड का केस तो क्या बनेगा, ट्रू ट्रू एंड ट्रू आंसर क्या आएगा, और ट्रू फॉल्स आंसर क्या आएगा, फॉल्स ट्रू आंसर क्या आएगा, फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो एंड के केस में क्या होता है कि अगर एक दोनों साइडों पे लिखी हुई कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, अगर दोनों साइडों पे लिखी हुई कंडीशन ठीक नहीं है तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। सही है, बात समझ आ गई आप लोगों को। तो लाइक अगर मैं हम ये करते हैं, अब क्या आएगा आंसर, अभी और के केस में आंसर क्या आएगा, ट्रू, क्यों बोला, एक कंडीशन ठीक है एक कंडीशन है फॉल्स है, लेकिन और के केस में अगर एक भी कंडीशन ठीक होती है तो आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। लेकिन अगर मैं इस और को कर दूंगा एंड तो क्या होगा, अब आंसर फॉल्स आ जाएगा, क्यों बोला कि एंड के ऑपरेटर को इस डायग्राम के मुताबिक दोनों आंसर ट्रू चाहिए। अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्यों बोला, क्योंकि दोनों एक कंडीशन आपस में ट्रू हो गई है, इक्वल हो गई। सही है। अच्छा, अब एक चीज और अच्छी है यहाँ पे हम के इसके साथ थोड़ा और भी खेल सकते हैं, मतलब एक के साथ हम मल्टीपल लगा सकते हैं, और उसमें हम क्या देते हैं num5 + 10 यानी कि हम एंड लॉजिक, अब हमने एक्चुअली क्या किया है, अर्थमेटिक ऑपरेटर वो कौन सा है, प्लस माइनस, उसको कंपैरिजन ऑपरेटर वो कौन से यूज किए हमने, ग्रेटर देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, 3 कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किए, 2 हमने सॉरी वो अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज किए प्लस और माइनस, और 2 हमने लॉजिकल ऑपरेटर यूज किए, और इन सबको आपस में मिला दिए। अब रिजल्ट क्या बन रहा है, मतलब ये 2 चीजें, मतलब हाँ, ये सारे ऑपरेटर आपस में मिलके भी चल सकते हैं, इसलिए मैंने इनको इकट्ठे लिखा है ऐसे। तो आपस में ये क्या रिजल्ट देंगे, सारा ट्रू आ रहा है। सही है। कैसे आया कि ये वाली स्टेटमेंट क्या थी, ये ट्रू थी, इधर तो मैं ट्रू लिख सकता हूं। अब ये वाली क्या है, ट्रू है, तो इसको भी मैंने ट्रू लिख दिया, और ये आपस में दोनों ट्रू हैं तो क्या आंसर होगा, ट्रू हो जाएगा। अब ये क्या है, num1 क्या था हमारे पास, 9 9 + 15 है
24 नम 2 क्या था 25 माइनस 20 और ये आपस में क्या है ट्रू है। तो इन दोनों में से एक भी ट्रू होता तो ट्रू होता, तो अब तो चूंकि दोनों ट्रू होते तो आंसर क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। अब क्या आएगा आंसर, एरर आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? कुछ तो आएगा। कितने लोग कह रहे हैं जी ट्रू आएगा, कितने लोग कह रहे हैं फॉल्स आएगा? जो कुछ भी नहीं कह रहे कसम डाल देनी है मैंने आपको, सब कुछ ना कुछ कहेंगे हैं। भाई ट्रू आ गया है, फॉल्स वाले कौन थे? कैसे भला है ये num 1 प्लस 10 ये क्या हो गया ट्रू, और एंड ये दोनों आपस में क्या हो गए फॉल्स। फॉल्स बीच में और नहीं लगा हुआ, तो ये चूंकि ट्रू है तो और के दरमियान ट्रू डाल के तो आंसर क्या बन रहा है तो फिर इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा और ट्वीक कर लेते हैं। अब क्या होगा अब क्या आएगा, अब 110% फॉल्स आएगा। क्यों बोला भाई, मैंने इसके साथ ही पैरेंथेसिस में पहले सॉल्व होना है, तो वो सारे और करके ट्रू आए फॉल्स आए, जब उसने फाइल से कंपेयर करना है एंड के साथ तो वो तो फॉल्स आएगा। तो इसमें तो सीधा ही कंफ्यूजन खत्म कर दी ना मैंने, एंड के साथ ही ब्रैकेट शुरू कर दी तो कंफ्यूजन खत्म हो गई। अच्छा अब क्या आएगा, अब थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर मैं इधर ट्रू करता हूँ शुरू में, फिर थोड़ी कंफ्यूजन सोचने का, मतलब अगर शुरू में फॉल्स करता हूँ फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, कि जो मर्जी प्रोड्यूस हो ट्रू फॉल्स तो फॉल्स ही आएगा। लेकिन अब सोचने की जरूरत है कि ये फॉल्स आ रहा है या ट्रू आ रहा है। अगर ट्रू आ रहा है तो दोनों ट्रू से ट्रू भी हो सकते हैं, और अगर फॉल्स आ गया तो ट्रू और फॉल्स हो जाएंगे। क्या बन रहा है? अच्छा फॉल्स कैसे आया है, कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले एक्सपोनेंट कैलकुलेट करना था ना, तो क्या आएगा 8, और इसको सॉल्व करें क्या आएगा ट्रू। ट्रू और ये आपस में क्या बनेंगे एंड, क्या बनेगा फॉल्स बनेगा। जब दोनों आपस में फॉल्स बनेंगे फिर क्या होगा, ये क्या है आपस में ट्रू हो गया, तो आपस में जब ट्रू आपस में हो गए तो आंसर क्या बन गया, टोटल ट्रू बन गया। तो जब ट्रू आपस में हो गए ट्रू बन गया, लेकिन नॉट ने उसको फिर से क्या कर दिया फॉल्स कर दिया। अगर मैं ये सारा लिख दूं लेकिन नॉट खत्म कर दूं तो क्या होगा, फिर ट्रू आ जाएगा। अच्छा ट्रू एंड 8 वाला देखो ना, आप कह रहे हो किसी चीज को कि आप कंपैरिजन कर रहे हो, क्या आप कह रहे हो कि ट्रू जो है ना वो इक्वल है टू के। अब ये कोई कंपैरिजन तो नहीं है ना, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। जब कोई चीज ट्रू एंड ट्रू तो किसी चीज के साथ ट्रू होना था ना, उधर तो कोई ट्रू है ही नहीं।
अगर उधर ट्रू नहीं है तो मतलब उधर फॉल्स ही है ना, बात समझ रहे हो? तो वो फॉल्स है तो आपस में फॉल्स हो गया, वो कैलकुलेट हो जाएगी। ऑल गुड, समझ आ रही है? तो नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, जो भी रिजल्ट आएगा फॉल्स होगा उसका उल्ट कर देगा। नॉट मतलब उसका उल्ट, तो उसका उल्ट क्या कर देगा, वो ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। और इसमें नॉट ऑपरेटर ये वाला नॉट यूज नहीं होता, इसके लिए हम ये NOT नोट यूज करते हैं। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर है मैंने पहले आपको बताया, ये इंग्लिश लाइक कैरेक्टर से मिलके बने हैं। OR और ऑपरेटर के लिए, AND एंड के लिए, NOT नोट ऑपरेटर के लिए। तो इन सबको मिला के कर सकते हैं। तो आज हमने जो चीज पढ़ी है वो 3 किस्म के ऑपरेटर पढ़े हैं, अर्थमेटिक, कंपैरिजन और लॉजिकल। अर्थमेटिक में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंट, मॉडुलस। और उसमें कौन कौन से होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर में? इक्वल टू, डबल इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर 3 होते हैं, कौन कौन से? एंड और एंड मतलब AND एंड, और OR और नॉट NOT नॉट। सही है? तो नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको उल्टा कर देगा, उसको ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। और ऑपरेटर कैसे चलेगा, अगर दोनों एंड में से एक भी ट्रू आ गया तो आंसर ट्रू। और एंड ऑपरेटर कैसे चलेगा, दोनों एंड पे ट्रू आएगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। तो इतना किसी को कंफ्यूजन इन सारे ऑपरेटर में? ऑल गुड। अच्छा जी, आगे जो हम पढ़ेंगे डेट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर हमारा ऑपरेटर का टॉपिक फिर और भी बचते हैं। हाँ, असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा जी, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, हमारे पास अगर मैंने क्या करना है, मेरे पास एक वैल्यू है A और उसमें वैल्यू पड़ी है 10, फिर एक वैल्यू पड़ी है, मैं चाहता हूं कि इस A के अंदर 5 मजीद ऐड कर दूं, यानी कि इसी A को मैंने फिर 15 करना है। इसी A को 15 में कैसे करूंगा, ओवर राइड करना पड़ेगा। तो A प्लस या तो 15 सीधा लिख दूं, लेकिन मैं पिछली वैल्यू भी यूज करना चाहता हूं। तो पिछली वैल्यू किस में पड़ी है, A में, तो प्लस क्या हो जाएगा 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 15। तो अगर मैं इसका आंसर प्रिंट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब इसी के लिए मेरे पास एक और ऑपरेटर होता है इसी काम को करने के लिए, डेट इज कॉल्ड प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। ये कहता है एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। एडिशन सेपरेट मतलब पहले एडिशन करो फिर असाइन भी करो, 2 जॉब करो, प्लस इक्वल टू एडिशन भी करो साइन भी करो। मैं कह रहा हूं इक्वल टू 5, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में इक्वल हैं। ये क्या करेगा, A की वैल्यू को पकड़ेगा, उसमें 5 का इजाफा करेगा और फिर उसी A में उसको असाइन कर देगा। तो इसको बोलते हैं प्लस इक्वल टू, यानी कि असाइनमेंट कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब मैंने उसको मिला के यूज कर लिया असाइनमेंट ऑपरेटर को विद सब प्लस के साथ। तो इसका आंसर आ गया 15। अगर मैं कहता हूं कि A माइनस 5 तो क्या होगा, अभी मजा आने वाला है ना। अब आंसर क्या आएगा, क्या आंसर आएगा, सोच लो फिर से। क्या आएगा, एरर आ रहा है अभी तो, क्योंकि रिजल्ट नहीं था एक्टिव।
कोई बात नहीं है, इसको फिक्स कर लेते हैं और दोबारा चला देते हैं। अच्छा कैसे आया है देखो ये काम करता है कंटेनर की तरह। ये बॉक्स है, इसमें वैल्यू है, तो सबसे पहले इसमें क्या वैल्यू रखी है हमने 10। इसमें इस वक्त 10 पड़ा है। लाइन नंबर 4 में मैंने बोला 10 को 5 में ऐड, 10 में 5 और ऐड कर दो तो वैल्यू क्या होगी 15। तो 15 इसमें रख दो, तो अब इसमें क्या पड़ा है 15। अब मैंने लाइन नंबर 5 में क्या बोला है कि उसमें 15 के अंदर 5 का मजीद इजाफा करो और उसको दोबारा इसमें रख दो, तो इसमें क्या आ गया 20। अब लाइन नंबर 6 में मैंने क्या बोला कि 20 में से 5 को माइनस कर दो और बाकी जो आंसर आ रहा है दोबारा इसी में रख दो, तो दोबारा इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। सही है। तो एक्चुअली देखो नॉर्मली ये ऐसे करने से और इस तरह करने से, अगर मैं इसकी अल्टरनेटिव साइन बनाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा a इक्वल टू a माइनस 5। ये ऐसे लिखने से और ऐसे लिखने से कोई फर्क नहीं है। अच्छा जो रिकमेंडेड तरीका है ना वो ज्यादातर यही है, ये वाला, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं है, सब क्लियर नजर आ रहा है क्या हो रहा है। बस ये थोड़ा सा शॉर्टकट है, लेकिन नॉर्मली ज्यादा शॉर्टकट इस्तेमाल करें ना फिर रीडिंग पावर खत्म हो जाती है, मतलब इतना अच्छा कोड रीडेबल नहीं रहता। आपको असाइनमेंट ऑपरेटर अच्छे समझ में आते हैं, कोई दूसरा डेवलपर है उसको कंफ्यूज होगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। लाइक आप ये लाइन पढ़ो और इस लाइन को पढ़ो, चाहे आपको पता है ऑपरेटर क्या है, ज्यादा टाइम किस में लगेगा पढ़ने में, ऊपर वाले में। कंपाउंड ऑपरेटर में ज्यादा टाइम लगेगा ना, इसलिए वो हम जो है ना रिकमेंडेड नहीं है, ज्यादा है कि नीचे वाला ही यूज करें। लेकिन एक ऑपरेटर है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्टकट ऑपरेटर है, उसको आप एक ही मतलब वैसे बहुत कितना कुछ शॉर्ट कर रहा है लेकिन स्टिल ऑपरेटर इज देयर, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जिधर भी एम्बिग्यूटी आती है ना, जिधर भी डिफिकल्ट होता है कोड, उधर डेवलपर कहते हैं कि उसे बचना चाहिए, ताकि फिर दूसरे डेवलपर को आसानी हो जाती है। दूसरा डेवलपर उस कोड को रीड करता है आसानी से रीड, मतलब मैंने कोड नहीं लिखा, आपने ये इतने ऑपरेटर यूज कर दिए हैं, फिर मैं उसको कैलकुलेट करूंगा, थोड़ा कंफ्यूज होऊंगा, तो इसलिए वो कहते हैं बेहतर है जो कोड रीडेबल हो ना उसको यूज करें। लेकिन स्टिल हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर मौजूद है। अच्छा जी, ये मल्टीप्लाई क्या करेगा, मल्टीप्लाई उसी वैल्यू जो ए में जो पहले वैल्यू थी उसी को मल्टीप्लाई करके जो नई वैल्यू आएगी वो दोबारा किस में रख देगा, ए उसी कंटेनर में रख देगा। डिवीजन क्या करेगा, वैल्यू उठाएगा, उसको जो भी आपने 5 दिया उससे डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो ए में रख देगा। ये क्या करेगा, वैल्यू उठाएगा, मॉडुलस निकालेगा, जो मॉडुलस आएगा उसको ए में रख देगा। ये क्या रखेगा, क्या करेगा, जो भी वैल्यू ए में पड़ी है उसका एक्सपोनेंट करके उसको रख देगा। लाइक अगर हम करें ए में अभी क्या पड़ा होगा इस वक्त, और एक्सपोनेंट करना है ना, क्या पड़ा होगा, ज्यादा बड़ी वैल्यू कर दिया, ये कर लेते हैं आसानी से हो जाए, 2 कर दिया ताकि और आसान हो जाए। क्या आ जाएगा 2 के साथ भी, सही है। एक्चुअली इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने काम किया है इसका मतलब है ए और ये यही मतलब है ना इसका, तो उसको ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, एक ही बात है। सही है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ गए, ये वाला। और फ्लोर डिवीजन क्या करेगा, वैल्यू लेगा, उसको 5 से फ्लोर डिवीजन करके जो वैल्यू आएगी दोबारा उसी कंटेनर में डाल देगा। तो ये तब यूज होते हैं जब हमने छोटी छोटी कैलकुलेशंस करनी है, उसी की वैल्यू को रीड करके कोई सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन डाल के उसको दोबारा उसी में डाल दें। लेकिन ये आपको ना बहुत कम नजर आएंगे लगे हुए। आप किसी का पाइथन का कोड बड़ी बड़ी लाइब्रेरी भी रीड करोगे ना, आपको इस तरह का कम ही नजर आएगा। वो मैंने रीजन बताई है, डेवलपर बोलते हैं कि ज्यादा रीडेबल कोड करो, जो बात ज्यादा समझ में आ रही है उसको उस तरह से लिखो, ताकि दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। फिर रीडेबिलिटी मैटर करती है कि जो ज्यादा रीडेबल है उसको यूज करो।
अच्छा जी, आगे हमारे पास है मेंबरशिप ऑपरेटर। ये फाइंड करता है कि अगली चीज उसमें है या नहीं, फिर फॉल्स या ट्रू रिटर्न करता है। लाइक मैं कहता हूं मेरे पास यूजर का नेम पड़ा है, दैट इज कॉल्ड नवीद, और एक वैल्यू मैं कोई उठाता हूं, उसमें मैं कहता हूं 5, सॉरी 5 कह रहा हूं, मे बी वी कह देता हूं, सही है। तो मैं एक रिजल्ट कैलकुलेट करना चाह रहा हूं एंड दैट विल बी दी के वैल्यू जो है इन है किसमें, यूजर नेम में। वी है या नहीं उसमें है। अगर मैं लिख देता हूं टी, फिर क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। अच्छा मैं लगा देता हूं नॉट इन, तो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों भला, उसमें नहीं था तो उसने नॉट कर दिया तो वो उल्टा हो गया उसमें। बात समझ आ गई। तो एक इन का ऑपरेटर है, एक नॉट इन का ऑपरेटर है। तो इनको हम बोलते हैं मेंबरशिप। मतलब एक बड़ी मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, उसमें से मैं कोई कैरेक्टर को ढूंढना चाह रहा हूं, ये उसमें है या नहीं है, तो उसमें इन या नॉट इन हम लगा के हम इसको अच्छा ये सिर्फ स्ट्रिंग के साथ नहीं चलते, ये और बहुत सारी चीजों के साथ चलते हैं ये इन नॉट, लेकिन चूंकि वो हमने पढ़ी नहीं है तो इसलिए मैं उनके साथ आपको करवा नहीं रहा। जब हम वो टाइप्स भी पढ़ लेंगे ना, जैसे हमारे पास पाइथन में टुपल्स होते हैं, डिक्शनरी होती है और इस तरह की लिस्ट होती है, वो सारी चीजों में भी ये चलते हैं, लेकिन चूंकि वो मैंने पढ़े नहीं है मैं उसकी एग्जांपल नहीं करा सकता। इन ऑपरेटर को हम बाद में भी पढ़ेंगे। तो जो कंट्रोल हम पढ़ते जा रहे हैं अगली सारी एग्जांपल में ये मिक्स करके यूज करेंगे, यही लॉजिकल बिल्डिंग है, सही है। तो ये जितने हम इसको यूज करेंगे उतनी ज्यादा हमारे अंदर फिर स्किल्स आती जाएंगी। अच्छा नॉट इन के बाद हमारे पास है आइडेंटिटी ऑपरेटर। इज क्या करेगा, मैं बोलता हूं कि इज वैल्यू इज यूजर नेम, तो ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। तो मतलब दोनों चीजें आपस में इक्वल है या नहीं है। तो अगर वो दोनों चीजें आपस में इक्वल हैं तो इज होगा, अगर इक्वल नहीं है तो इज नॉट, मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है। उस केस में फिर वो क्या प्रोड्यूस कर देगा, फॉल्स। वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ऑपरेटर, लेकिन वो डबल इक्वल टू ऑपरेटर बाकी चीजों में नहीं चलते ना। इसमें तो ये चल रहे हैं, स्ट्रिंग में डबल इक्वल लगा के मैं चेक कर सकता हूँ, नॉट इक्वल लगा के चेक कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास वो लिस्ट हो और भी दो लिस्टों को मैं कहूँ कि ये आपस में सेम है या नहीं, तो फिर डबल इक्वल टू लिस्ट आपस में ऐसे इक्वल टू लिस्ट तो नहीं हो सकता ना, फिर वहां पे वो नहीं करते। एक्चुअली ये जो है ना मेंबरशिप ऑपरेटर और ये सॉरी आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये ज्यादा स्ट्रिंग में तो हम नॉर्मल कंपैरिजन ऑपरेटर से भी काम चला सकते हैं। ये यूज होते हैं एक्चुअली आगे जो अगली टाइप्स पढ़नी है, मैं उनमें इसलिए नहीं आपको करा पा रहा क्योंकि वो मैंने पढ़ाई नहीं है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो उधर फिर ये उधर बड़े यूजफुल है, फिर यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर उनमें यूज ही नहीं हो सकते, वो फिर हमें लूप चलाना पड़ता है और फिर सारी चीजें, वो भी के लिए मैं नहीं करा रहा। लेकिन अभी आप ये समझो कि स्ट्रिंग में भी मेरे पास ये ऑप्शन है, इज सेम है, इज नॉट सेम नहीं है। तो अगर एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से सेम नहीं है तो इज नॉट, अगर सेम है तो इज। और इन अगर एक सब स्ट्रिंग किसी स्ट्रिंग में है, हाँ नॉट इन, अगर एक सब स्ट्रिंग किसी स्ट्रिंग में नहीं है तो नॉट इन। तो ये सारे ऑपरेटर हो गए। तो हमने आज क्या कवर किया, ऑपरेटर्स की टाइप क्या होती हैं, फिर उसमें से अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिफाई ऑपरेटर। और उसके साथ एक दो ऑपरेटर मैंने नहीं पढ़ाए, जैसे बिट वाइज ऑपरेटर नहीं पढ़ाए क्योंकि वो इतने ज्यादा यूज भी नहीं होते। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप गूगल कर सकते हैं, मैंने लिख दिया है, ये भी कोई टाइप होती है, लेकिन ये बाइनरी लैंग्वेज के साथ चलते हैं, इतने यूजेज नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया ताकि हमारा टाइम ना जाए। बट स्टिल आप लोग गूगल कर सकते हैं अगर आपने करना है, सही है।